हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फास्टर एजुकेशन। आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। तो आज भारत के इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, इतिहासकारों के मत से 1206 से लेकर के 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 बाबर वंश या नंबर 4 मुगल वंश। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा नंबर 1 सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद। सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे। गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526। इनमें से पहले 4 मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। और 1526 के पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और यहीं से दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद का समापन हुआ था। और फिर खिलजी वंश शुरू होता है 1290 में। सुल्तान थे 1206 में 1210 तक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ये प्रथम थे। और 1517 में 1526 इब्राहिम लोदी ये अंतिम सुल्तान थे। और इसके बाद खिलजी वंश का शुरुआत हुआ था। और भाषाएं थी देवनागरी, हिंदी, फारसी। धर्म था सुन्नी इस्लाम और शासन था सल्तनत। और इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों में है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली। 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ था। दूसरा सवाल है, ममलूक या गुलाम वंश 1206 से 1290 रहा, इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश क्यों कहा जाता है? नंबर 1 गुलामों से अधिक काम कराना, नंबर 2 गुलामों पर अधिक अत्याचार करना, नंबर 3 राजा खुद गुलाम था, या नंबर 4 गुलामी किसी को मंजूर नहीं थी। क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा नंबर 3 राजा खुद गुलाम था। इसका सही जवाब है। और इसके पीछे जो कहानी है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया था। जबकि रणथंभौर और शिवलिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना भी शामिल है। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया था, सत्ता के संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया था।
गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुवैत-ए-इस्लाम, जिसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति, मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया और पूर्ण कराया गया। तीसरा सवाल है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर गुलाम वंश का अंत किया था? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 मुइजुद्दीन कैकाबाद, नंबर 2 मोहम्मद गौरी, नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, या नंबर 4 मोहम्मद गजनवी। इसका सही जवाब है नंबर 1 मुइजुद्दीन कैकाबाद, जिसकी हत्या कर दी थी। और चौथा सवाल है, महमूद गजनवी के राज दरबार के कवि कौन थे? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 कवि अब्बासी, नंबर 2 कवि इब्राहिम, नंबर 3 कवि फिरदौसी, या नंबर 4 कवि सुल्तानी। क्वेश्चन का अगर आप लोगों को सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा नंबर 3 कवि फिरदौसी कवि थे, और इनका पूरा नाम था हाकिम अबुल कासिम फिरदौसी तुसी। जन्म हुआ था 940 ईस्वी ईरान में, मृत्यु हुई थी 1020 में ईरान में। व्यवसाय था कवि, और विद्या थी इनके पास फारसी कवि, राष्ट्र इनके पास महाकवि थे। और इनके बारे में कुछ और, फिरदौसी का जन्म 920 ईस्वी में खुरासान के तुस नामक कस्बे में हुआ था। असदी नामक कवि ने उसे शिक्षा दी और कविता की ओर प्रेरित किया। उसने ईरान के पौराणिक राज्यों के संबंध में उसने एक ग्रंथ दिया, जिसके आधार पर फिरदौसी ने शाहनामे की रचना की। इसमें 60,000 शेर हैं। वह 35 वर्ष तक इस महान कार्य में व्यस्त रहा। 25 फरवरी 1010 ईस्वी को उसे पूरा किया। इस समय वह 85 वर्ष का था। और कुछ इतिहास में इसे 30 वर्ष का भी बताया जाता है कि 30 साल लगे थे, और यहाँ पर इसको 35 वर्ष बताया गया है। लेकिन ये दोनों आंसर ही सही होंगे इसके। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो चलते आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1010 ईस्वी को इसे पूरा किया। इस समय वह 85 वर्ष का हो चुका था। उसने यह कवि सुल्तान महमूद गजनवी को समर्पित किया, जिसने 999 ईस्वी में खुरासान विजय कर लिया था। उसे केवल 20,000 दिरहम प्रदान किए गए। फिरदौसी के तन बदन में आग लग गई। वह अपने देश से हिरात की ओर भागा, किंतु भागने से पूर्व एक कविता शाहनामे में जोड़ गया, जिसमें सुल्तान महमूद की घोर निंदा की गई थी। और निंदा इस बात की थी, महमूद गजनवी ने फिरदौसी को एक किताब लिखने के लिए दिया था, और उस किताब का नाम था शाहनामा। शाहनामा में 20,000 शेर थे, और हर एक शेर के लिए उसे 1 दिनार देने का वादा किया गया था। तो इस हिसाब से उस 60,000 शेर के हिसाब से उसका 60,000 दिनार बनता था। और उसे उस किताब को पूरा करने के बाद सिर्फ 20,000 दिरहम प्रदान किए गए थे। दिरहम का मतलब होता है जैसे किसी से 10 रुपये का वादा कर 1 रुपया देना। इस बात से खफा होकर कवि फिरदौसी वहाँ से चला जाता है, और उस किताब में एक ऐसी कविता लिख जाता है जिससे उसके राज्य में महमूद गजनवी की घोर निंदा होती है। इसे देखकर महमूद गजनवी दोबारा से एक फैसला करता है, जिसमें उसको 60,000 दिनार देने का वादा करता है। 60,000 दिनार लेकर के महमूद गजनवी फिरदौसी के घर पहुंचते हैं, तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, और फिरदौसी का कर्ज उसके सर पर रह जाता है। यह बात सोचकर उसकी तबीयत बिगड़ गई, और 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। 5वां सवाल है, शासक महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? वह किस देश का राजा था? और आपका ऑप्शन नंबर 1 अबू मंसूर शबकतगीन, नंबर 2 इब्न इब्राहिम गजनवी, नंबर 3 सिमजूरी गजनवी, नंबर 4 सुल्तान इब्न शेख। क्वेश्चन का अगर सही आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा नंबर 1 अबू मंसूर शबकतगीन। अबू मंसूर शबकतगीन खुरासान के गजनवी साम्राज्य का संस्थापक था, और भारत पर अपने आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध महमूद गजनवी का पिता था। अल्पतगीन समानी साम्राज्य का एक सूबेदार, जो खुरासान, उत्तरी अफगानिस्तान, पूर्वोत्तर ईरान और
सटा हुआ मध्य एशिया के शासक के रूप में काम करता था। सबकुतगीन उसका गुलाम था। जब अल्पतगीन ने सामानी शासकों के खिलाफ विद्रोह किया जो उसने सबकुतगीन को गजनी का प्रभारी बना दिया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। सबकुतगीन ने अल्पतगीन के 2 परवर्ती शासकों के अंदर भी एक गुलाम के रूप में शासन का कार्यभार देखा और सन 977 में वो गजनी का सुल्तान बना। सन 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद सबकुतगीन का छोटा बेटा इस्माइल शासक बना, पर उसके बड़े भाई महमूद ने इस्माइल के खिलाफ विद्रोह कर दिया और खुद गजनी का सुल्तान बन बैठा। छठा सवाल है, शासक महमूद गजनवी के कवि फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 शहनामा, नंबर 2 अकबरनामा, नंबर 3 इल्तिजा या नंबर 4 गजनवा। क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही जवाब होगा नंबर 1 शहनामा। कवि फिरदौसी ने शहनामा लिखा था और ये गजनवी के लिए लिखा था। और विवरण है, शहनामा एक महाग्रंथ है जिसमें ईरान का इतिहास ही नहीं बल्कि ईरानी अस्मिता की भी पहचान है। रचनाकार फिरदौसी हैं, भाषा इसमें फारसी है और रचना काल है इसका 977 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य लिखा था। विशेषता इसमें शहनामा में 60,000 शेर हैं जिन्हें पूरा करने में फिरदौसी को 30 वर्ष लगे। अन्य जानकारी, फिरदौसी ने शहनामा द्वारा रुस्तम और सोहराब जैसे पात्र निर्मित किए हैं जो मानव स्मृति का एक हिस्सा बन चुके हैं। और मैंने बताया था कि ये 35 से 30 वर्ष के बीच में था, तो यहाँ पर इसका 30 वर्ष दिए, इसमें 30 वर्ष में इसको बनाने में लगे थे इस किताब को। तो शहनामा एक ग्रंथ जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है जिसमें ईरान पर अरबी फतेह सन 636 ईस्वी के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। शहनामा को फिरदौसी ने 30 वर्ष की बड़ी मेहनत के बाद पूर्ण किया गया था। फिरदौसी की यह रचना ईरान का इतिहास ही नहीं बल्कि ईरानी अस्मिता की पहचान भी है और इसमें भी 30 वर्ष में ही दिया गया था, 30 वर्ष में इसको तैयार किया गया था। और 7वां सवाल है, शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 सन 1527 ईस्वी में, नंबर 2 सन 1206 ईस्वी में, नंबर 3 सन 1196 ईस्वी में किया था, नंबर 4 1026 ईस्वी में किया था। अगर इसका सही आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दे सकते हैं। उसका सही जवाब होगा नंबर 4 सन 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था। और सन 1297 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और विनाश का सिलसिला जारी रहा। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है क्योंकि मिथकों के अनुसार इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। गुजरात के केरवाल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्त में इसका विवरण लिखा है जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 8वां सवाल है, शासक महमूद गजनवी के वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक कौन थे? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 अल बेरूनी, नंबर 2 इब्न सीना, नंबर 3 अल फारबी, नंबर 4 अल बतानी। अगर आप लोगों का इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही जवाब होगा नंबर 1 अल बेरूनी। अल बेरूनी वैज्ञानिक और धर्मज्ञ और उनके विचारक थे महमूद गजनवी के। अब्बासी शासन के पतनोन्मुख दिनों में उसका जन्म खुरज्जम में सन 973 में हुआ था। यह स्थान वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। उसने गणित और खगोल विज्ञान अबू नस्र मंसूर से सीखे। वे अविसिन्ना के साथी थे। अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया की यात्रा पर वो महमूद गजनवी के साथ उसके काफिले में गया था। भारत में रहते हुए अल बरूनी ने 146 किताबें लिखी।
35 खगोल शास्त्र, 23 ज्योतिष शास्त्र, 15 गणित और 16 साहित्य तथा अन्य कई विषयों पर उसने किताब लिखी थी। और अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बुरैनी फारसी अरबी और यानी अबू रेहान पिता का नाम, अहमद अल बरूनी या अल बेरूनी 973 से 1048 एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। अल बेरूनी की रचनाएं अरबी फारसी में हैं। उसने अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था। सीरियाई संस्कृति यूनानी वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 और 1020 के मध्य आया था। नवा सवाल है, शासक महमूद गजनवी के वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक अल बेरूनी के गुरु कौन थे? और आपका ऑप्शन है नंबर 1 जाविर इब्ने, नंबर 2 अली कुशना, नंबर 3 अल फारबिया, नंबर 4 अबू नस्र मंसूर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा नंबर 4 अबू नस्र मंसूर, इसका सही जवाब है। और इनका जन्म हुआ था 960 ईस्वी में गिलन ईरान में, मृत्यु हुई थी 1036 गजनी अफगानिस्तान में। इससे प्रभावित थे अल बरूनी। और अबू नस्र मंसूर इब्न अली इब्न इराक एक फारसी मुस्लिम गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे। वह गोलाकार साइन कानून के साथ अपने काम के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। अबू नस्र मंसूर का जन्म फारस के शासक परिवार गिलान फारस में हुआ था। इस प्रकार वह राजनीतिक क्षेत्र में एक राजकुमार था। 10वां सवाल है, इन शासकों में से किसे अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 मोहम्मद गजनवी को, नंबर 2 सुबकतगीन, नंबर 3 अल्पतगीन, नंबर 4 अबू नस्र मंसूर को। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका सही जवाब होगा नंबर 2 सुबकतगीन। सबसे पहले उसको अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। और शुद्ध रूप में यह अमीर उल उमरा है, जिसका मतलब होता है अमीरों का अमीर। तुर्की के सुल्तान की भी यह उपाधि थी, क्योंकि किसी ज़माने में उसे इस्लामी दुनिया में अव्वल दर्जा मिला था। और वह अमीर का ही संक्षेपित रूप है, मगर इसकी पृथक सत्ता है। सुबकतगीन 997 ईस्वी गजनी गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के बाद बैठा था। प्रारंभ में वह एक गुलाम था जिसे अल्पतगीन ने खरीद लिया था। अपने गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर अल्पतगीन ने उसे अपना दामाद बना लिया था और अमीर उल उमरा की उपाधि से उसे सम्मानित किया। सुबकतगीन एक योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने राजा भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। राजा भारमल ने आमेर में निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता रहता हूँ। और मेरी अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, और जैसे आएगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।